आज की इस अनविस्तृत चर्चा में सुनने वालों का बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा विषय कुछ ऐसा है जो हम सभी के जीवन को और हमारी पूरी व्यवस्था को किसी न किसी रूप में छूता है। बिल्कुल। जब भी भारत के संविधान या हमारी शासन व्यवस्था की बात आती है तो दिमाग में तुरंत 1947 या 1950 का साल आता है। ऐसा लगता है जैसे अचानक एक दिन संविधान सभा बैठी और सब कुछ तय हो गया। हाँ, ज्यादातर लोगों को यही लगता है। लेकिन आज हम इतिहास के जिन पन्नों और ऐतिहासिक दस्तावेजों को खंगालने वाले हैं वो हमें सीधे 1700 के दशक में ले जाते हैं। ये वो दौर था जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पर लगाम कसने के लिए लंदन में कानून बनाए जा रहे थे। और हाँ, इस ऐतिहासिक सफर पर निकलने से पहले एक बात स्पष्ट कर देना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, वो स्पष्टता बहुत जरूरी है। इतिहास के इन दस्तावेजों में बहुत सी राजनीतिक उथल पुथल दर्ज है और हमारे पास जो स्रोत हैं जैसे कि भारतीय संविधान के विकास और ब्रिटिश विधायी विकास से जुड़े नोट्स, उनमें कई अलग अलग नजरिए हैं। तो आज की इस चर्चा का मकसद किसी भी राजनीतिक विचारधारा का समर्थन करना बिल्कुल नहीं है। एकदम सही। हम सिर्फ निष्पक्ष रूप से ये सामने रखेंगे कि उन मूल दस्तावेजों में आखिर लिखा क्या था। बिल्कुल, हम बस ये समझेंगे कि कैसे उन कानूनों ने अनजाने में ही एक आधुनिक प्रशासनिक ढांचे की नींव रख दी। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। इतिहास को समझने के लिए जरूरी है कि हम तथ्यों को उनके मूल रूप में देखें। ये यात्रा केवल कुछ तारीखों को रटने के बारे में नहीं है। ये समझने के बारे में है कि कैसे एक कॉर्पोरेट ढांचा जो सिर्फ मुनाफा कमाने के लिए बना था, वो धीरे धीरे दुनिया के सबसे बड़े प्रशासनिक तंत्रों में से एक में बदल गया। और इस कहानी की शुरुआत किसी शानदार संसद भवन के शांत कमरे में नहीं होती। इसकी शुरुआत होती है बारूद के धुएं और युद्ध के मैदानों में। 1964 के बक्सर युद्ध के बाद का समय याद कीजिए। एक व्यापारिक कंपनी जो मूल रूप से मसालों, सूती कपड़ों और रेशम का व्यापार करने आई थी, वो अचानक युद्ध जीत रही है। हाँ, ये सच में हैरान करने वाला था। एक पूरी की पूरी व्यापारिक कंपनी ने बंगाल जैसे समृद्ध क्षेत्र पर अपना शासन शुरू कर दिया। सोचकर देखिए, आज की कोई बहुत बड़ी मल्टीनेशनल टेक कंपनी अचानक किसी देश की सरकार बन जाए और अपनी सेना खड़ी कर ले। ये इतिहास का एक बहुत ही अजीब मोड़ था। चलिए इसे थोड़ा खोलकर समझते हैं। जब एक व्यापारिक कंपनी रातों रात शासक बन गई तो लंदन में बैठी ब्रिटिश सरकार को उन्हें सच में पसीना आ गया। उन्हें लगा कि नियंत्रण खो रहा है। हाँ, उन्हें लगा कि ये स्टार्टअप कुछ ज्यादा ही बेलगाम हो गया है और अब इस पर नियंत्रण करना ही होगा। और यहीं से उन अधिनियमों का सिलसिला शुरू हुआ जिन्होंने भारतीय प्रशासन की नींव रखी। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो ब्रिटिश संसद जो ये कानून पारित कर रही थी, वे केवल कागजी नियम नहीं थे। ये दरअसल एक बहुत बड़े बदलाव की सीढ़ियां थीं। सीढ़ियां? किस तरह की सीढ़ियां? एक व्यापारिक शासन को धीरे धीरे एक संवैधानिक प्रशासन में बदला जा रहा था। ब्रिटिश सरकार इस बात को अच्छी तरह समझ गई थी कि एक प्राइवेट कंपनी बिना किसी जवाबदेही के इतने बड़े भूभाग पर राज नहीं कर सकती। क्योंकि कंपनी के अधिकारी तो अमीर हो रहे थे, लेकिन कंपनी खुद कर्ज में डूब रही थी। इसलिए ब्रिटिश संसद ने तय किया कि अब इस कॉर्पोरेट ढांचे पर संसदीय नियंत्रण स्थापित करना ही होगा। कदम दर कदम उन्होंने इसके पर कतरने शुरू किए। और इस पूरी प्रक्रिया का जो पहला बड़ा कदम था वो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था। बिल्कुल, ये एक तरह से ब्रिटिश सरकार का पहला सीधा हस्तक्षेप था। कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को पहली बार एक कानूनी मान्यता मिली और उन्हें कंट्रोल करने की कोशिश की गई। यहाँ जो बात सबसे आकर्षक है वो ये है कि 1773 के इसी एक्ट से भारत में केंद्रीय प्रशासन की पहली ईंट रखी गई। उससे पहले तो सब निखरा हुआ था ना? हाँ, इससे पहले कंपनी के अलग अलग क्षेत्र जैसे बंगाल, मद्रास, बम्बई सब अपने अपने तरीके से काम कर रहे थे, कोई तालमेल नहीं था। लेकिन इस एक्ट ने नियंत्रण को बहुत सख्त कर दिया। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के जरिए। सही कहा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के माध्यम से सरकार ने शिकंजा कसा। अब कंपनी के लिए ये अनिवार्य हो गया कि वो अपने राजस्व, नागरिक मामलों और सैन्य गतिविधियों की हर एक रिपोर्ट ब्रिटिश सरकार को सौंपे। उन्हें साफ बता दिया गया कि अब तुम्हारी हर हरकत पे हमारी नजर है। बिल्कुल यही संदेश था। और जमीनी स्तर पर जो बदलाव हुए हैं वो और भी दिलचस्प हैं। बंगाल के गवर्नर का ओहदा बढ़ाकर उसे बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। और पहले व्यक्ति कौन थे? लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स। और सिर्फ इतना ही नहीं, मुंबई और मद्रास के जो गवर्नर थे, जो पहले खुद को बॉस समझते थे, उन्हें भी वॉरेन हेस्टिंग्स के अधीन कर दिया गया। केंद्रीकरण की शुरुआत। हाँ, और फैसले लेने के लिए कलकत्ता में गवर्नर जनरल
और 4 सदस्यों की एक परिषद बना दी गई। प्रशासन के साथ साथ न्याय व्यवस्था में भी एक बहुत बड़ा कदम उठाया गया। 1774 में कलकत्ता में पहले उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। ये बहुत बड़ी बात थी। हाँ, इसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश थे। सर एलिजा इम्पे इसके पहले मुख्य न्यायाधीश बने। आज हम जिस स्वतंत्र सुप्रीम कोर्ट को देखते हैं, उसकी एक धुंधली सी शुरुआत हमें वहां दिखती है। और इस एक्ट में एक और बात है जो मुझे मजेदार लगती है, वो है भ्रष्टाचार रोकने का तरीका। निजी व्यापार वाला नियम। हाँ, कंपनी के कर्मचारी भारत में जमकर अपना निजी व्यापार कर रहे थे, रिश्वत ले रहे थे और लंदन लौटकर नवाबों की तरह जी रहे थे। तो इस एक्ट में साफ लिख दिया गया कि कोई भी कर्मचारी अपना निजी व्यापार नहीं करेगा और किसी भी भारतीय से उपहार या रिश्वत लेना पूरी तरह से प्रतिबंधित है। बिल्कुल। अगर आज की भाषा में कहें तो ये ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला सख्त कॉर्पोरेट कंप्लायंस मैंडेट था। ये तुलना काफी सटीक है, लेकिन देखो, हर नए प्रयोग की तरह 1773 के एक्ट में भी कमियां थीं। सुप्रीम कोर्ट और गवर्नर जनरल की शक्तियों के बीच काफी टकराव होने लगा था। स्पष्टता नहीं थी कि किसका अधिकार कहां तक है। सही। तो इन खामियों को दूर करने के लिए 1781 में एक्ट ऑफ सेटलमेंट लाया गया। इसने न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच की रेखाओं को थोड़ा स्पष्ट किया। और कलकत्ता की सरकार को बंगाल, बिहार और उड़ीसा के लिए भी कानून बनाने का अधिकार दे दिया। लेकिन अगर हम प्रशासन के असली बंटवारे की बात करें तो वो 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के साथ आता है। ओहो, इस एक्ट ने तो कंपनी के सिस्टम को 2 हिस्सों में चीर कर रख दिया था। बिल्कुल। इसे इतिहास में दोहरे प्रशासन या डुअल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए जाना जाता है। ब्रिटिश संसद ने देखा कि एक ही संस्था व्यापार भी कर रही है और युद्ध भी लड़ रही है, जो कि बहुत जटिल हो गया था। हाँ, इसलिए उन्होंने इसे बांट दिया। व्यापारिक मामलों के लिए पुराना बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स काम करता रहा, लेकिन राजनीतिक और सैन्य मामलों के लिए लंदन में एक नया निकाय बनाया गया, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर। और इसमें तो सीधे ब्रिटिश सरकार के मंत्री बैठे थे। यही तो बात है। ये स्पष्ट संकेत था कि ब्रिटिश साम्राज्य अब भारत के प्रशासन को एक राज्य के मामले के रूप में देख रहा था, न कि सिर्फ एक कंपनी के प्रोजेक्ट के रूप में। ये बहुत ही व्यवस्थित तरीका लगता है। एक तरफ बही खाते, दूसरी तरफ सत्ता। अब अगर हम समय में थोड़ा आगे बढ़ें तो 1793 से लेकर 1833 का दौर बहुत तेजी से बदलता है। 1793 के चार्टर अधिनियम में एक नियम आता है जो पहली नजर में बहुत अजीब लगता है। इसमें तय किया गया कि नियंत्रण बोर्ड के जो ब्रिटिश सदस्य लंदन में बैठे हैं, उनका वेतन अब भारतीय राजस्व से दिया जाएगा। आर्थिक दृष्टिकोण से ये एक बहुत ही शोषक कदम था। प्रशासन लंदन से चल रहा था, नियंत्रण ब्रिटेन का था, लेकिन आर्थिक बोझ भारतीय खजाने पर डाल दिया गया। मतलब किसी विदेशी प्रशासन का खर्च उसी क्षेत्र से निचोड़ा जा रहा था जिस पर वे शासन कर रहे थे। हाँ, ये संपत्ति के दोहन का एक संस्थागत तरीका बन गया था। ये तो वाकई हैरान करने वाला है। खैर, यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है जब 1813 का चार्टर अधिनियम आता है। इस एक्ट ने कंपनी की सबसे बड़ी ताकत पर हमला किया, उसका एकाधिकार। मोनोपोली खत्म कर दी। बिल्कुल। सालों से सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी ही भारत के साथ व्यापार कर सकती थी, लेकिन ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति आ चुकी थी और बाकी ब्रिटिश व्यापारियों का भारी दबाव था। तो एकाधिकार खत्म कर दिया गया और सभी ब्रिटिश नागरिकों के लिए व्यापार खोल दिया गया। लेकिन यहाँ भी एक रणनीतिक अपवाद रखा गया था। चीन और चाय का व्यापार। सही कहा। चीन के साथ व्यापार और चाय के व्यापार पर कंपनी का एकाधिकार अगले 20 वर्षों तक जस का तस बना रहा, क्योंकि ये उनके लिए कैश काउ था जिसे वो बांटना नहीं चाहते थे। व्यापार के अलावा 1813 के एक्ट में एक और बहुत बड़ा सामाजिक पन्ना जुड़ता है। पहली बार ईसाई पादरियों को भारत में आकर धर्म प्रचार करने की अनुमति मिली। ये केवल एक धार्मिक छूट नहीं थी, ये ब्रिटिश उपनिवेशवाद के एक नए रूप का प्रतीक था। अब तक उनका प्रभाव मंडियों और युद्ध के मैदानों तक था, लेकिन अब वो सांस्कृतिक और सामाजिक जीवन में प्रवेश कर रहे थे। और इन सब बदलावों का जो सबसे बड़ा बिंदु था वो 20 साल बाद आया, 1833 का चार्टर अधिनियम। दस्तावेजों को देखकर लगता है जैसे इस कानून ने पूरी कंपनी का डीएनए ही बदल दिया। निस्संदेह 1833 का अधिनियम एक बहुत बड़ा मील का पत्थर है। इसने कंपनी की व्यापारिक पहचान को पूरी तरह से दफन कर दिया। चाय और चीन का जो एकाधिकार बचा था वो भी छीन लिया गया। मतलब सारे व्यापारिक अधिकार समाप्त। हाँ, जरा सोचिए, जो कंपनी 1600 ईस्वी में सिर्फ व्यापार करने बनी थी, अब वो पूरी तरह से एक राजनीतिक
और प्रशासनिक निकाय बन चुकी थी। ये सत्ता के पूर्ण केंद्रीकरण की ओर सबसे बड़ी छलांग थी। जो व्यक्ति बंगाल का गवर्नर जनरल था, उसे अब भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। लॉर्ड विलियम बेंटिक पहले व्यक्ति बने। और केंद्रीकरण इतना भयानक था कि बंबई और मद्रास की कानून बनाने की शक्ति छीन ली गई। पूरे देश के लिए एक ही बजट बनने लगा। इसके साथ ही कानूनों को व्यवस्थित करने के लिए गवर्नर जनरल की परिषद में एक चौथे सदस्य को शामिल किया गया, विधि सदस्य। और 1834 में लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में पहला विधि आयोग बना। ये प्रशासनिक इतिहास में बहुत बड़ा क्षण था। भारत में अलग अलग क्षेत्रों और धर्मों के अपने कानून थे। उन सबको संहिताबद्ध करना इसी आयोग की देन है। और एक सामाजिक प्रभाव भी तो था इस एक्ट का, दास प्रथा वाला। बिल्कुल, इसी एक्ट के तहत भारत में दास प्रथा को अवैध घोषित किया गया और अंततः 1843 में इसका उन्मूलन हो गया। दस्तावेजों में अधिनियम की धारा 87 का भी जिक्र है। इसके तहत ये सिद्धांत तय हुआ कि कंपनी में किसी भी पद के लिए धर्म, जन्मस्थान या रंग के आधार पर अयोग्यता नहीं होगी। कागजों पर ही सही, समानता के इतने बड़े सिद्धांत की घोषणा होना अपने आप में बहुत बड़ी बात थी। और यही योग्यता का सवाल हमें अगले चरण की ओर ले जाता है, 1853 का चार्टर अधिनियम। जो भी सुनने वाले सिविल सेवाओं की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये बहुत खास है। उस समय तक ऊंचे पदों पर भाई भतीजावाद चलता था, लेकिन इस एक्ट ने नामजदगी खत्म करके प्रतियोगी परीक्षाओं की शुरुआत की। ये एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है कि ब्रिटिश सरकार ने ऐसा क्यों किया। बात सिर्फ निष्पक्षता की नहीं थी। एक इतने विशाल साम्राज्य को चलाने के लिए उन्हें वास्तविक योग्यता की जरूरत थी। और 1854 में इसके लिए मैकाले समिति भी बनी। 1853 के एक्ट ने एक और संस्थागत बदलाव किया। पहली बार गवर्नर जनरल की परिषद के विधायी और प्रशासनिक कार्यों को अलग कर दिया गया। हाँ, 6 नई विधान पार्षद जुड़े गए। ये दरअसल एक आधुनिक विधानमंडल का बीज था जो यहाँ बोया जा रहा था। कानून बनाने के लिए एक समर्पित समूह का होना ये बताता है कि प्रशासन अब एक संस्थागत प्रक्रिया बन गया था। और फिर आता है पूरी कहानी का क्लाइमैक्स, 1858 का भारत शासन अधिनियम। 1857 के विद्रोह के ठीक बाद ये कानून आया। तो इस सब का आखिर मतलब क्या है? इसका सीधा सा मतलब था ईस्ट इंडिया कंपनी का पूर्ण अंत। भारत का शासन कंपनी के हाथों से निकालकर सीधे ब्रिटिश क्राउन के हाथों में सौंप दिया गया। बिचौलिया खत्म। बिल्कुल। और प्रशासन को लंदन से कंट्रोल करने के लिए एक नया पद बना, भारत के राज्य सचिव। ये ब्रिटिश मंत्रिमंडल का सदस्य था और इसके पास 15 सदस्यों की एक भारत परिषद थी। और वो जो दोहरा प्रशासन था, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और कंट्रोलर, वो भी समाप्त हो गया। वो पूरी व्यवस्था जड़ से उखाड़ फेंकी गई। यहां तक कि सबसे बड़े पद का नाम बदलकर वायसराय कर दिया गया। लॉर्ड कैनिंग अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वायसराय बने। यह सत्ता के असली मालिक का बदलाव था। भारत औपचारिक रूप से ब्रिटिश साम्राज्य का सीधा हिस्सा बन गया था। आज की इस चर्चा को समेटें तो ये साफ हो जाता है कि आधुनिक भारत की प्रणालियां जैसे सुप्रीम कोर्ट, बजट, प्रतियोगिता परीक्षाएं, ये सब 1947 में अचानक नहीं बनी। ये एक कॉरपोरेशन को नियंत्रित करने की 85 साल लंबी ब्रिटिश विधायी प्रक्रिया का उत्पाद है। बिल्कुल। और आज की चर्चा समाप्त करने से पहले मैं एक विचार यहाँ छोड़ना चाहूंगी जिस पर सुनने वाले गहराई से विचार कर सकते हैं। बताइए। जब हम 1858 के अधिनियम पर समग्र रूप से गौर करते हैं तो एक हैरान करने वाली तस्वीर उभरती है। एक ही झटके में ब्रिटिश संसद ने इतिहास की 2 सबसे बड़ी ताकतों को हमेशा के लिए मिटा दिया। 2 ताकतें? हाँ, एक तरफ उसने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और कंट्रोलर को खत्म करके उस विशालकाय ईस्ट इंडिया कंपनी के अस्तित्व को मिटा दिया जिसने भारत पर विजय प्राप्त की थी। और ठीक उसी समय उसी कानून से उसने मुगल सम्राट के सदियों पुराने पद को भी कानूनी रूप से पूरी तरह समाप्त कर दिया। बाप रे, ये तो सोचने वाली बात है। ये सोचने पर मजबूर करता है कि ये सिर्फ सत्ता का हस्तांतरण नहीं था, ये वो सटीक क्षण था जब एक कंपनी के बही खाते और भारत की पारंपरिक संप्रभुता के अंतिम प्रतीक दोनों को एक साथ मिटाकर एक विदेशी संसद ने पूर्ण और निर्विवाद नियंत्रण स्थापित कर लिया था। क्या अद्भुत और रोंगटे खड़े कर देने वाला विचार है। इतिहास की किताबों में जो बातें एक लाइन में समेट दी जाती हैं, उनके पीछे सत्ता के कितने गहरे खेल छिपे होते हैं। बिल्कुल सही कहा। मुझे पूरी उम्मीद है कि आज की इस विस्तृत चर्चा ने हम सभी को ऐतिहासिक विकास को एक नए नजरिए से देखने में मदद की होगी। जो भी श्रोता इसमें गहरी रुचि रखते हैं, वो इन अधिनियमों के बारे में और पढ़ें। आज इस सफर में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम जल्द ही ऐसे ही किसी नए विषय के साथ फिर मिलेंगे।